Hello everyone, welcome to IKITA. Let's start with the editorial discussion for 21st of January 2022. First of all, let's understand which all editorial we have to discuss today. सबसे पहले we'll talk about some IAS cadre rule changes. Now इसके बारे में हमने कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर ऑलरेडी काफी अच्छे से बात की हुई है और उसी चीज को मैं यहाँ पर और थोड़ा एडिटोरियल के फॉर्म में देखेंगे एक्जैक्टली इसके पर्सपेक्टिव क्या क्या है. मतलब दो यहाँ पर जो IAS ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है जहाँ पर वो बताते हैं कि अगर IAS का जो कैडर रूल चेंजेस है अगर उसमें मतलब इसको अगर इंप्लीमेंट किया गया तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. उसके कारण जो फेडरेशन है हमारा जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का वो कहीं ना कहीं वीकर होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी चीज के लिए मतलब हमें लॉन्गर इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर इस चीज को ड्रॉप कर देना ज्यादा बेटर होगा. इसके बारे में हम बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट कोर्ट एंड कंपनसेशन. देखिए कोविड के टाइम में कोविड के कारण काफी लोग की अनटाइमली डेथ हो गई है राइट. उसके कारण क्या हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जिसकी भी डेथ हो रही है उसके बदले में उन्हें कुछ कंपनसेशन अमाउंट मिले, कुछ पैसे मिलेंगे ताकि उसकी फैमिली जो है वो प्रॉपर्ली कोऑपरेट मतलब इस चीज को प्रॉपर्ली सह सके और जो कोविड के टाइम से उसके मतलब बीच में उनको और ज्यादा प्रेशर ना आए. इस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉम्पनसेशन अमाउंट फिक्स किया गया था. बट अनाउंस करने के बावजूद ये पर्टिकुलर पैसे दिए नहीं जा रहे थे, इसलिए बीच में कोर्ट को आना पड़ा. कोर्ट को यहाँ पर काइंड ऑफ फोर्स करना पड़ा सेंटर और स्टेट्स को कि आपको जल्दी से जल्दी पैसे देने होंगे. ठीक है, तो इसी चीज के लिए एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. इसे हमें समझना है कि एक्जैक्टली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पर किस तरीके से मतलब साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और कोई एक पर्टिकुलर जो एक स्कीम है जो एग्जीक्यूटिव लॉन्च कर रहा है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, किस तरीके से लोगों की वेलफेयर के लिए जुडिशरी उसके बीच में आ सकते हैं. ठीक है, तो सेकंड हमें ये समझना है. एंड थर्ड जो हमें एडिटोरियल जो बात करनी है दैट इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जिसमें एजुकेशन क्राइसिस के बारे में बात की जाती है. इसका मतलब है कोविड के टाइम में देखिए सिर्फ हेल्थ का इंपैक्ट नहीं आया है, इसके अलावा जो एजुकेशन का इंपैक्ट जो बच्चों के ऊपर आया है वो भी बहुत ज्यादा है. तो इसके बारे में हम समझेंगे. तो ये तीन टॉपिक्स हैं, तीन एडिटोरियल है जिसके बारे में हमें डिटेल में समझना है. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन दैट इज अबाउट द आईएएस कैडर रूल. कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसी को ड्रॉप करने की बात की जा रही है. जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था. आईएएस आईपीएस का जो कंसेप्ट था वो वही लेकर आए थे. उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर एक ऑल इंडिया सर्विस का कंसेप्ट होना चाहिए. ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसे होंगे जिसके मेंबर्स दे विल बी रिक्रूटेड बाय द सेंटर, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर बट दे विल बी अलॉटेड टू वेरियस स्टेट्स. मतलब दे आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट इनका सेंटर कर रहा है, अपॉइंटमेंट इनका सेंटर कर रहा है, बट वो काम करेंगे स्टेट्स के अंदर. और जब जरूरत पड़ेगी तो स्टेट उनको क्या होगा सेंटर के पास भी भेजेगा. मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के लिए वो आगे जाकर काम करेंगे. बट मेनली आपको ध्यान रखना है अपॉइंटेड बाय द सेंटर बट दे वर्क इन द स्टेट्स. ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल इंडिया सर्विसेज इज ऑल अबाउट. नाउ उनका मानना ये था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है दैट इज वेरी एसेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हमें अपने कंट्री के जो हमारे देखिए हमारा कंट्री बहुत ही डाइवर्स है, हमारे डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है और डिफरेंट एथनिसिटी है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी लैंड रीजन है, उन सबको अगर एक साथ हमें रखना है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको एफिशिएंटली मतलब रन करने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट ऑल इंडिया सर्विस का होना बहुत जरूरी है. और इस ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आपको ध्यान रखना है टोटल 3 सर्विसेज आती हैं. आईएएस आता है, आईपीएस आता है एंड आईएफएस यानी कि फॉरेस्ट सर्विसेज आता है. ठीक है, आईएफओएस बोलते हैं उसे. ये 3 सर्विसेज इसके अंदर आते हैं. अब देखिए इस ऑल इंडिया सर्विस का सिर्फ काम यही नहीं है कि यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों के लिए काम करना है, बट साथ ही साथ सेंटर और स्टेट के बीच में कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करना है. मतलब स्टेट के अंदर जब वो काम करते हैं तो उन्हें ऑन ग्राउंड सिचुएशन का पता चलता है, ऑन ग्राउंड एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चलता है. एंड देन उसके बाद मतलब जब वो उस चीज को यूज करके देखिए जब एक पर्सन डीएम बनता है, जब एक पर्सन आईएएस ऑफिसर बनता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं राइट. मतलब 2 सालों के अंदर डीएम बनते हैं. जब डीएम बनते हैं तो वो ऑन ग्राउंड काम करते हैं. बिल्कुल ऑन ग्राउंड काम करने के कारण क्या होता है उनको बिल्कुल बेसिक चीजें का प्रॉब्लम का मतलब मालूम चलता है कि एग्जैक्टली लोअर लेवल पे प्रॉब्लम क्या क्या है. अब देखिए जब ये डीएम का इनका पोजीशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी लेवल बनते हैं. जब डिफरेंट पोस्ट पे जाते हैं तो आगे जाकर क्या होता है इनको ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पता होती है तो इसके लिए वो इसको सॉल्व करने के लिए आगे काम कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक टाइप का कनेक्शन है. ठीक है, तो आपको पहले सेंटर पे काम, पहले आपको स्टेट में स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विलेजेस लेवल पे काम इसलिए कराया जाता है ताकि कल को आप जब सेंटर में जाओ तो आपको इजिली उन चीजों के बारे में आप लॉ बना सको, उन चीजों को सॉल्व करने के बारे में आप प्लान कर सको. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब उन्होंने एक स्पीच दिया था, ठीक है, जो हमारे होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर, उन्होंने जब स्पीच दिया था तो उन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया. हमारा इंडिया एक तब तक एक यूनाइटेड इंडिया नहीं बन सकता है जब तक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑल इंडिया सर्विस नहीं होगा. जब तक आईएएस आईपीएस और आईएफएस बहुत ही स्ट्रांग नहीं होंगे और बहुत ही एफिशिएंटली वो पूरे कंट्री को एक साथ बांध के रखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक एक जो पूरा इंडिया है ना वो कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर सेंस में अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज का अगर हम डेपुटेशन की बात करें और जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं वो नॉर्मली तो स्टेट के अंदर काम करते हैं लेकिन उनको स्टेट क्या होता है सेंट्रल के पास भेजता है. मतलब सेंटर के पास डेपुटेशन के में भेजता है. डेपुटेशन मतलब कि सेंटर अपने यहां से काम करने के लिए आईएएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे सेंटर के यहां भेजता है. ठीक है, मतलब डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंदर, डिफरेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके वो पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर जाके वहां पे काम कर सकते हैं. बट जब भी ये पर्टिकुलर डेपुटेशन होता है ना तो उससे पहले एक प्रॉपर कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेंटर, स्टेट और जो वो ऑफिसर है तीनों साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन सा पर्टिकुलर ऑफिसर जाएगा या फिर कौन सा ऑफिसर नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये तो प्रॉपर रूलिंग हो गई. ठीक है, कि जब भी एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर को या फिर आईपीएस ऑफिसर को
आपको स्टेट से सेंटर भेजना है तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन कराना होगा, स्टेट के साथ भी, सेंटर के साथ भी, और उस ऑफिसर के साथ भी, मतलब तीनों को साथ में मिला करके। और अगर आप पिछले 20 साल 30 साल पहले देखेंगे तो ये पर्टिकुलर चीज बहुत ही हेल्दीली फॉलो भी होता था, ये कन्वेंशन बहुत ही हेल्दीली फॉलो होता था, और जहां पर किसी भी पर्टिकुलर ऑफिसर को उसके विल के अगेंस्ट कहीं नहीं भेजा जाता था। मतलब देखिए, मान लीजिए कि पर्टिकुलर ऑफिसर है, वो स्टेट के अंदर ही काम करना चाहता है तो उसको फोर्सफुली कभी भी सेंटर के पास नहीं भेजा जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अगर कोई स्टेट के पास काम करना चाहता है तो वो स्टेट के पास काम करता था, अगर कोई चाहता था कि हाँ मैं सेंट्रल लेवल तक जाना चाहता हूं तो वो सेंट्रल लेवल में जाकर काम कर सकता था। अब देखिए, इसके लिए होता क्या था, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट ये था कि हर साल क्या होता था, स्टेट्स वो एक ऑफर लिस्ट बनाते थे। मतलब जितने भी ऑफिसर थे, मान लीजिए जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्या करते हैं, हर एक आईएएस ऑफिसर जिसका एक पर्टिकुलर टर्म कंप्लीट हो जाता है, ऐसे शायद 16 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उन्हें एक नाम देना होता है कि हाँ ठीक है, मैं वॉलंटियर करता हूं, मतलब मैं वॉलंटियर करता हूं कि मैं सेंटर के पास जाना चाहता हूं। ठीक है, अब जब वो वॉलंटियर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, स्टेट उन सारे ऑफिसर्स की एक ऑफर लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स हैं जो कि सेंटर के पास जाना चाहते हैं। ठीक है, जो ऑप्ट करते हैं सेंट्रल डेपुटेशन के लिए। अब क्या करते हैं, स्टेट उस ऑफर लिस्ट को बनाकर सेंटर के पास भेज देता है। ठीक है, अब सेंटर क्या करता है, उन ऑफिसर्स के अंदर से मतलब प्रॉपर्ली उनको स्क्रूटनाइज करता है, सबका बैकग्राउंड चेक करता है, और उनमें से कुछ ऑफिसर्स को वो चूज कर लेता है अपने खुद के काम के लिए, मतलब डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को हेड करने के लिए, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए, उनका सेक्रेटरी लेवल बनने के लिए, इन सब के लिए उन ऑफिसर्स को चूज कर लिया जाता है। ठीक है, और स्टेट क्या होता है, जैसे ही सेंटर बोलता है कि हमें ये ऑफिसर चाहिए तो स्टेट जो है बहुत ही जल्दी, मतलब एट द अर्लीस्ट, उन ऑफिसर्स को रिलीज कर देता है और उन्हें सेंटर के पास भेज देता है। दिस इज हाउ इट वर्कड इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में ये ऐसे ही काम करता था, इस तरीके से। स्टेट ने यहां पर कभी भी, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऑफिसर है जो बहुत ही अच्छा है, मान लीजिए उसका नाम ए है और वो बहुत ही अच्छा है और ही इज वर्किंग एफिशिएंटली, स्टेट के अंदर उसने इतना अच्छा काम किया कि स्टेट नॉर्मली उसे रिलीज नहीं करना चाहती है। ठीक है, बट अगर उसने बोला है कि मुझे सेंटर के अंदर जाकर काम करना है तो स्टेट कहीं भी आर्बिट्रेरली, मतलब खुद से जानबूझ के उसका उसके कंसेंट को रोकती नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट को ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके बावजूद उसका नाम ही नहीं देगी आगे जाकर सेंटर को, ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्टेट ने जितने ऑफिसर्स की लिस्ट आती थी, मतलब नाम आता था, सबको वहां पर सेंटर के पास भेजा जाता था और उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाता था अगर सेंटर उन्हें चूज करता था। दिस इज हाउ इट वर्कड इन द पास्ट, बट अनफॉर्चुनेटली अभी के टाइम में ऐसा देखा जा रहा है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट दोनों ने इस पर्टिकुलर जो हेल्थी कन्वेंशंस थे इसको पूरी तरीके से ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, कुछ एग्जांपल्स है आपको, कुछ एग्जांपल आपको ध्यान रखने। देखिए, एक एग्जांपल पास्ट का है, एक प्रेजेंट का। अगर 2001 यानी कि अराउंड 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो सेंटर ने क्या किया था, तमिलनाडु कैडर के 3 आईपीएस ऑफिसर्स को यूनिलेटरली, मतलब खुद से ही, बिना स्टेट से बातचीत किए हुए अपने खुद के यहां पर बुला लिया था। तो इन तीनों ऑफिसर्स को यहां पर स्टेट को छोड़ के सेंटर के पास जाना पड़ गया था अचानक से। ठीक है, अब सेकंड चीज, 2020 का अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखेंगे तो अगेन 3 आईपीएस ऑफिसर जो कि वेस्ट बंगाल के थे, उनको भी यहां पर क्या हुआ था, स्टेट को छोड़ के सेंटर पे बुला लिया गया था जल्दी काम करने के लिए विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, देखिए, ना ही तमिलनाडु में ना ही वेस्ट बंगाल में, दोनों ही जगह पर एक बार में चीजों को बात माना नहीं गया। स्टेट्स ने यहाँ पे पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया इस चीज को, इन ऑफिसर्स को रिलीव करने के लिए, बिकॉज दीज ऑफिसर्स वर ऑफ द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मतलब बहुत ही हाई रैंक ऑफिसर्स थे और उनको सेंटर अचानक से मांग रहा था, इसलिए ऑब्वियसली स्टेट ने यहाँ पर जो था मतलब इस चीज को रिफ्यूज कर दिया पूरी तरीके से। अब देखिए, कुछ स्टेट्स यहाँ पर यह भी देखा जाता था कि पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि मान लीजिए, जैसा हमने पीछे बात की कि मान लीजिए एक ऑफिसर है, इसका नाम ए है, वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर वो चाहता भी है सेंटर के पास जाना, लेकिन इसके बावजूद क्या करती है स्टेट, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम मतलब रोक लेती है, उसका नाम आगे सेंड ही नहीं करती है, तो सेंटर को पता ही नहीं चलता इस पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में, सेंटर से चूज नहीं कर पाता है। तो ये भी एक टाइप का रॉन्ग प्रैक्टिस है, मतलब बिकॉज देखिए, स्टेट का यहाँ पर काम क्या था, हर एक ऑफिसर का नाम शो करना सेंटर को, और सेंटर उनमें से चूज करती, बट यहां पर स्टेट कुछ ऑफिसर्स का नाम चूज नहीं करता, बिकॉज स्टेट्स को पता है कि अगर ये ऑफिसर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को डायरेक्टली गवर्नेंस के अंदर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर टू गुड टू बी रिलीव्ड। ठीक है, सम ऑफिसर्स आर टू गुड टू बी रिलीव्ड, सो द स्टेट डोंट वांट टू लूज देम, इसलिए वो उन पर्टिकुलर ऑफिसर्स का नाम देते नहीं है उस चीज में। ठीक है, और अगर कभी कभी देते भी है और सेंटर उन्हें चूज कर भी लेता है ना, तो उन्हें जल्दी रिलीव नहीं किया जाता है, उन्हें डिले किया जाता है उस चीज में। तो देखें, दोनों ही टाइप की रॉन्ग प्रैक्टिस है। सेंटर अगर यूनिलेटरली मंगा रहा है वो भी गलत है, स्टेट अगर किसी का नाम ही नहीं भेज रही है या फिर किसी पर्सन को आगे नहीं भेज रही है, दोनों ही गलत है, बिकॉज दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, जहां पर स्टेट और सेंटर को हर चीज में कोऑपरेट करना होगा। तो अगर दोनों ही अपने अपने स्फीयर्स के अंदर अपने अपने चीजों के लिए इंटरेस्ट अपना शो करने लगेंगे और दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल नॉट वर्क। दिस इज हाउ इट, मतलब दिस विल नॉट वर्क दिस वे। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एंड फेडरेशन के अंदर दोनों को एक दूसरे की बात माननी होगी, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो इसलिए स्टेट भी यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखिए यहां पर मतलब इनकी प्रैक्टिसेस रॉन्ग है, और पहले सेंटर की प्रैक्टिसेस भी यहां पर कहीं ना कहीं रॉन्ग थी। अब ये जो एग्जांपल यहां पर किसी के नेम को ना आगे सेंड करने का, इसका एक एग्जांपल आप देखेंगे कि कुछ सालों पहले क्या हुआ था तमिलनाडु के जो कैडर थे, उसके मतलब वहां पर एक ऑफिसर थी, वो एक आईपीएस ऑफिसर थी,
उनको यहाँ पर सेंटर ने चूज किया था सीबीआई को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। मतलब सीबीआई को ज्वाइन करने के लिए एक अच्छे रैंक के ऊपर उन्हें उन्हें चूज किया गया था, और उन्हें पहले स्टेट गवर्नमेंट उनको मान भी गई थी, बट अचानक से उस पर्टिकुलर जो मतलब ऑफिसर थी उनका वहां पर उस चीज को मतलब मना कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, बोला गया कि आप आगे जाकर सीबीआई ज्वाइन नहीं कर सकती। उसी कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन बाद में शी रिलीव्ड हरसेल्फ, और मतलब वहां से शायद उन्होंने मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स इशू यहाँ पर मतलब इंक्रीज हो गई थी। बट ठीक है, देखिए ये आपको बस एज एग्जांपल याद रखना है, आपको बस हल्का सा ये बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर केसेस में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर आप समझेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिसेंटली क्या बोला है कि 4 हम अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं। आपको याद होगा रूल 6 जो क्लॉज 1 है आईएएस कैडर रूल 1954 का, इसके अंदर टोटल 4 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं सेंटर के द्वारा, जो कि डेपुटेशन से डील करते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर को किस तरीके से सेंटर अपने पास बुला सकता है, मतलब सेंटर जो है स्टेट से अपने पास बुला सकता है, इसी चीज को यहाँ पर मतलब मेंशन करने के लिए 4 टोटल अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अब देखिए उसमें से एक जो है ये बोलता है कि अभी तक क्या होता था, अभी तक जो सेंटर है जब भी उसे कोई ऑफिसर चाहिए तो उससे पहले कंकरेंस लेना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। उससे पहले उस चीज से मतलब उस चीज की हामी चाहिए होती थी, उस चीज का मतलब स्टेट जब अग्री करता था उसके बाद ही वो सेंटर के पास जा सकता था। बट अभी बोला गया है कि अगर किसी टाइप का डिसएग्रीमेंट होगा, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी ना वही फाइनल होगा, और स्टेट गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई भी से नहीं होगा। तो पहला चीज तो ये हो गया, डायरेक्टली अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है कि स्टेट की यहां पर नेगोशिएशन पावर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो ऑथर जो है उनका बोलना यह है कि टोटल जो 4 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उनमें से दो अमेंडमेंट्स तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्कंटिंग है, मतलब बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से एक तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक मैंडेटरी एक नंबर दे दिया जाएगा कि इतने फिक्स नंबर आपको आईएएस ऑफिसर्स हर साल आपको सेंटर को देने ही देने हैं, एंड दिस इज नॉट गुड बिकॉज अगेन स्टेट डज नॉट वांट्स टू रिलीव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑफिसर्स। और देखिए आपको याद होगा कि डिफरेंट स्टेट्स की जो आईएएस ऑफिसर्स की जो मतलब नंबर है, स्ट्रेंथ है, वो डिफरेंट होती है। और आपको बस ध्यान रखना है कि टोटल अभी तक का जो रूल है उसके हिसाब से टोटल 40% से ज्यादा आप ऑफिसर सेंटर के पास नहीं भेज सकते। मतलब मैक्सिमम जो आप सेंटर के पास ऑफिसर्स भेज सकते हो दैट कैन बी 40% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मतलब आपकी टोटल आईएएस की टोटल स्ट्रेंथ जितनी है उसके मैक्सिमम 40% आप भेज सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते हो, ठीक है। अब देखिए सेम चीज यहीं पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप एक नंबर फिक्स कर दो, ठीक है, और इतने ऑफिसर्स आपको हर साल हमें भेजने ही भेजने होंगे। इसी चीज के कारण क्या होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं अराइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड चीज, एक अमेंडमेंट ये भी है जो कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल कर रहा है। देखिए अगर आप ये वाला देखेंगे तो कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल कर रहा है कि अगर कोई ऑफिसर नहीं भी जाना चाहता है उसके बावजूद उन्हें जाना होगा सेंट्रल डेपुटेशन के ऊपर, ठीक है। एंड दिस इज अगेंस्ट दैट वाला रूल, याद है आपको वो वाला रूल जहां पर सेंटर एक पर्टिकुलर ऑफिसर के कंसेंट के बिना उन्हें भेजा नहीं जा सकता, बट यहां पर क्या हो रहा है, उन्हें यहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन के कंसेंट के विदाउट भी भेजा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा ऑलरेडी अरोज हो चुकी है। इसके अलावा सेंटर का लगातार ऐसे अमेंडमेंट्स प्रपोज करना वो स्टेट और सेंटर के बीच का जो प्रॉब्लम्स है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो अगर सेंट्रल लेवल पे ऑलरेडी काफी जगहों पर लेटरल एंट्री को मतलब लेटरल एंट्री जो है उसको यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, जहां पे डिफरेंट आईएएस ऑफिसर्स को लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सेंटर को कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर्स तो डायरेक्टली मिल ही जा रहे हैं, तो ऑथर का कहना यह है तो फिर आप अनविलिंगली मतलब जो आईएएस ऑफिसर्स नहीं आना चाहते हैं उनको आप पुश क्यों कर रहे हैं सेंट्रल डेपुटेशन पे आने के लिए, स्पेशली स्टेट से सेंटर आने के लिए पुश क्यों कर रहे हैं अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर जो लेटरल एंट्री के थ्रू आपको आईएएस ऑफिसर्स मिल जा रहे हैं। तो अब सेकंड चीज यहां पर ये है, एक तो यहां पे प्रॉब्लम समझ गए जहां पर स्टेट कहीं ना कहीं सेंटर को पुश कर रहा है कि आपको इतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स हर साल देने ही देने होंगे। सेकंड चीज ये बोल रहा है कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर अगर सेंटर डिमांड करता है स्टेट से कि हमें आईएएस ऑफिसर्स चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट को देना ही होगा। अगेन देखिए यहां पर जो स्पेसिफिक सिचुएशन है इस चीज को यहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया एग्जैक्टली स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है। यहां पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर देखिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस चीज का अगर आप पास्ट का एक्सपीरियंस देखेंगे तो स्टेट्स ये बोल रही है कि दिस पर्टिकुलर टर्म कैन बी मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर स्टेट से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं या फिर आईएएस ऑफिसर होते हैं जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता है, उन्हीं को अगर आपने सोची इलेक्शन से पहले बुला लिया तो क्या होगा। तो यहाँ पर सेंटर जो इस चीज का कहीं ना कहीं मिसयूज कर सकता है, इसलिए स्टेट इस चीज को लेकर एप्रीहेंडेड है और इस चीज को मानना नहीं चाहते, ठीक है। अब देखिए ऑथर का कहना यह है कि स्टेट्स बिल्कुल राइट है। आपको याद होगा टोटल 6 स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एंड केरला दोनों ने मतलब मना कर दिया है कि हम इस पर्टिकुलर चीज को नहीं मानते हैं, हम इस प्रपोजल को नहीं मानते हैं, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। और ऑथर का कहना है कि स्टेट्स बिल्कुल सही है, स्टेट्स दे आर टोटली राइट इन परसिविंग कि ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए बिकॉज ये स्टेट्स की राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। स्टेट की राइट जो है मतलब जो स्टेट्स की जो खुद की राइट्स हैं उसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं बिकॉज आईएएस ऑफिसर्स जितना उन्हें सही लगेगा उतना सेंटर को भेजना है। रूल यही है ना कि स्टेट को जितना सही लगेगा उतने सेंटर को भेजेंगे। ऐसा रूल नहीं है कि सेंटर जितना चाहेगा उतना स्टेट से डिमांड करना स्टार्ट कर देगा।
और अगर आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखेंगे तो देखिए, जितने भी पॉलिसी इंटरवेंशंस होती है वो सारी की सारी स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है। जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बननी होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे भी होती है, बट मेनली जो होती है, ज्यादातर जो होती है वो स्टेट लेवल पे होती है। जितने भी कटिंग एज पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है दैट इज एक्चुअली नीडेड एट द स्टेट लेवल। सो द एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर्स, द आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, आईएफओएस ऑफिसर्स, दे आर एक्चुअली नीडेड एट द स्टेट लेवल, ठीक है। ऐसा जो ऑथर है उनका बोलना है। अब देखिए, अगर आप कुछ चेंजेस की, अब ये जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, जो लगातार अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, अगर इसकी बात करेंगे तो इट कैन हैव ग्रेव इंप्लीकेशंस ऑन द इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी एंड द मोरल ऑफ आईएएस ऑफिसर। सोचिए अगर आईएएस ऑफिसर्स इन दोनों के बीच में फंस जाएगा कि मैं स्टेट में जाऊं या फिर सेंटर में जाऊं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रोज हो जाएगी। अब सेकंड चीज, मान लीजिए एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर है जो कि स्टेट के अंदर पोस्टेड है, उसके बाद अगर वो सेंटर में उनको बुलाया जाता है, सेंटर में जाकर उनको डिफरेंट काम करना होता है, फिर वो वापस स्टेट में आते हैं, फिर उन्हें सेंटर में बुलाया जाता है, तो इसके कारण क्या होगा, स्टेट्स कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर्स की लॉयल्टी के ऊपर वो करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज आप देखिए, लॉयल्टी इन द सेंस ये कि हर एक जो स्टेट होता है उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड होती है, राइट। सिमिलरली जो सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, मान लीजिए एक ये दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, दोनों ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। सोचिए अगर एक ऑफिसर इसके अंदर भी काम कर रहा है और इसके अंदर भी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर से जो स्टेट का भरोसा है और सेंटर का भरोसा है, कहीं ना कहीं दोनों हट जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली उनका मोरल जो है काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा, और मतलब सॉरी बूस्ट नहीं करेगा, मतलब मोरल काफी ज्यादा डाउन कर देगा, और इसके कारण प्रॉब्लम मतलब इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और स्टेट यहाँ पर मतलब इन चीजों को चूज करना बंद कर देगी। और जो ऑथर है उनका बोलना यह है कि ऐसा ना हो कि आगे टाइम में आईएएस जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसका चेन कहीं खत्म ना हो जाए। इसकी जो इंटरेस्ट है, जो लोग इसको अपने एक वन ऑफ द बेस्ट करियर्स के रूप में से चूज करते हैं, कहीं वो ना मतलब आगे जाकर कहीं मतलब वो ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए। अब ऑथर का बोलना ये है कि ये सेंटर का एक शॉर्ट साइटेड डिसीजन है, बहुत ही मतलब छोटा हुआ डिसीजन है, मतलब उन्होंने बहुत ही नैरो माइंडेडली डिसीजन लिया है, लॉन्ग टर्म उन्होंने नहीं देखा है। अगर लेकिन ये शॉर्ट साइटेड डिसीजन को आपने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया तो इंडिया को ये या फिर हमारी पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर मतलब संभालने के लिए सेंटर को और स्टेट्स को साथ में मिलकर काम करना होगा, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आपको एक ज्यूरिस्ट के बारे में आपने देखा होगा, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत ने आपने देखा होगा, एन पालखीवाला उनका नाम था। एन पालखीवाला ने कहा है कि सेंटर को यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि वो जो वायसराय का जो मेंटल ऑफ जो पैरामाउंट सी था, वो ये सेंटर नहीं है। मतलब सेंटर जो है अभी की, वो ब्रिटिश के टाइम की जो वायसराय हुआ करते थे उनकी पैरामाउंट से नहीं है। सेंटर यहाँ पर पूरी तरीके से स्टेट के साथ काम करता है। जो पहले जो वायसराय की जो पैरामाउंट से हुआ करते थे उसमें क्या था, आपको याद है, जो वायसराय थे वो अपने जो उनका जो गवर्नर जनरल इन कमांड था उसकी बात नहीं मानते थे, बिकॉज वायसराय के पास यहाँ पर पूरी तरीके से वीटो पावर था, वो अपने सारे के सारे काम खुद से कर सकते थे। बट सेंटर के पास ऐसा कोई भी वीटो पावर यहाँ पर नहीं है। सेंटर और स्टेट यहाँ पर, सेंटर के पास यहाँ पर कोई भी ऐसी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो एक टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शो करना स्टार्ट कर दे और स्टेट को यहाँ पर बाईपास करना स्टार्ट कर दे। सेंटर और स्टेट को यहाँ पर साथ मिलकर काम करना है, या तो दोनों को साथ मिलकर काम करना है, या फिर वो पर्टिकुलर काम जो है पूरी तरीके से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा जो केस आया था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था, उसके अंदर बोला था कि हर एक स्टेट के पास अपना खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। स्टेट जो है वो सिर्फ सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेंटर का सैटेलाइट्स नहीं है, सेंटर के एजेंट्स नहीं है, स्टेट्स अपने आप में एक अलग एंटिटी है, ठीक है। तो यहां पर जो स्टेट और सेंटर को है, यहां पर दोनों को अलग इक्वेट नहीं करना है, दोनों को आपको एक साथ इक्वेट करना है, तभी जो हमारी इंडिया की जो पॉलिटी है वो प्रॉपर्ली काम कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर का बोलना ये है कि हम ये होप करते हैं कि जो सेंटर है और वो इस पर्टिकुलर एडवाइस को प्रॉपर्ली मानेंगे और इन सारे अमेंडमेंट्स को यहाँ पर मतलब जो प्रपोज अमेंडमेंट्स उसको पूरी तरीके से ड्रॉप कर देंगे। बिकॉज हमारे फेडरल सेटअप में सेंटर और स्टेट का साथ में काम करना दैट इज मोर बेटर एज कंपेयर टू दोनों का अलग अलग काम करना। और जितने भी ये क्वारल्स है, देखिए बोला गया है कि जब भी आपका फेडरल स्ट्रक्चर होगा ना, मतलब जब भी सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्वारल्स तो होंगे ही होंगे, प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में होंगे, डिफरेंसेस तो आएंगे, बट उन डिफरेंसेस को आप जितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे वो एक्चुअली आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ लेके जाएगा, और जितने प्रॉब्लम्स आपकी इंक्रीज होंगी उतने आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से दूर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, आई होप आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, इट इज अबाउट द कोर्ट एंड द कंपोजिशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई डिजास्टर आता है, तो वहां पर जो भी कंपोजिशन की बात होती है ना, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव के पास होती है, ठीक है। यहाँ पर नेचुरली मतलब एक्चुअली यहाँ पर कोर्ट का कोई भी रोल नहीं होता है, बट अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्ली काम ना करे, लेजिस्लेचर काम ना करे, तो वहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस के कांसेप्ट्स के अंदर यहाँ पर जुडिशरी यहाँ पर एंटर करता है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, और जुडिशरी यहाँ पर फिर सेंटर या स्टेट को फोर्स करना स्टार्ट करता है कि आप ये पर्टिकुलर लॉ बनाइए, इस पर्टिकुलर चीज को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। अब वही बोला गया है कि रिसेंटली भी यही चीज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा परसुएड किया यहाँ पर इसको, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी ज्यादा परसुएड किया यूनियन गवर्नमेंट को कि आपने जो लास्ट ईयर जो प्रॉमिस किया था कि आप हर एक पर्सन को 50,000 रुपए देंगे जिसकी भी कोविड से डेथ हो रही है, उस चीज को मतलब पूरा कीजिए ना। आपने बोल तो दिया था कि कोविड के कारण जिसकी भी डेथ हो गया हम उसको 50,000 रुपए देंगे, बट आप उसे दे नहीं रहे, तो
तो ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी तरीके से फैमिली यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुकी है कोविड के कारण। उस चीज को यहाँ पर आपको फिर से अगर यहाँ पर लाइन पे लाना है, इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करना है, डिमांड को क्रिएट करना है, तो लोगों के हाथों में पैसा होना चाहिए, उनको अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए कुछ पैसा चाहिए, उस चीज को आपको प्रोवाइड करना होगा। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फिर से यूनियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फोर्स कर रही है चीज को करने के लिए, एंड दैट इज कंप्लीटली राइट। ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही है, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई चीज नहीं करती है, उसी चीज के चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट जो है वो इंडिया के अंदर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को कोई भी क्वेश्चन कर सकती है ना। और देखिए, ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है कि टाइम हैज नाउ कम, मतलब फिर से ऐसा टाइम आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट को फिर से एक बार अपनी अथॉरिटी शो करनी होगी, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे सेंटर के मतलब बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिस चीज को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। जो एक्स ग्रेटिया अमाउंट था, मतलब एक पर्सन के मरने के बाद जो उसको कंपनसेशन अमाउंट मिलता है, वो चीज वहां प्रॉपर्ली दी नहीं जा रही है, सेंटर के द्वारा, स्टेट को द्वारा दी नहीं जा रही है, इसलिए जो कोर्ट है उसको बीच में आना पड़ रहा है। ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पर देखिए ये बोला है, बहुत सारे स्टेट्स को इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपने जब डिसबर्स करने का प्रॉमिस किया था कि हम पैसे देंगे, तो आप जल्दी से जल्दी वो पैसे क्यों नहीं दे रहे। और सेकंड क्वेश्चन कि बहुत सारे क्लेम्स, जब बहुत सारे लोगों ने जो क्लेम किया है कि उनकी फैमिली के अंदर कोविड के कारण एक डेथ हुई है, तो आप उसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे क्लेम्स यहाँ पर ऐसे हैं जिसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके बदले में पैसे नहीं दिए जा रहे। अब देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जो कि ये शो करता है कि देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, मतलब कोविड के कारण जितने भी डेथ्स हुई हैं उसका अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है। मतलब अगर कोविड के कारण टोटल 100 डेथ्स हो रही है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, तो शो कर रहे हैं सिर्फ 40 ही हुई है, मतलब 60 लोगों का यहाँ पर शो किया जा रहा है कि वो कोविड के कारण उनकी डेथ नहीं हुई है, और इसके कारण ये जो 60 लोग हैं इनको यहाँ पर कंपनसेशन पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर एंटर करता है, जो जुडिशरी एंटर करता है, और जुडिशरी यहाँ पर उसने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने ये बोला कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की फैमिली जो है उसको इस बात से बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाएगा, मतलब कंपनसेशन डिनाई नहीं किया जाएगा कि उसके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कोविड नहीं लिखा हुआ है। आई होप आप समझ रहे हैं कि एक पर्सन की डेथ कैसे हुई है, वो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉपर्ली मेंशन होता है। अब उस डेथ सर्टिफिकेट के अंदर अगर कोविड नहीं लिखा हुआ है, तो इसके कारण अभी तक कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिल रहा था, बट इस चीज को यहाँ पर कोर्ट ने मना करने को बोला है कि अगर उसके ऊपर कोविड नहीं भी लिखा हुआ है, इसके बावजूद अगर आपको उसके पैसे देने होंगे कुछ कंडीशंस को फॉलो करके। देखिए क्या है, मुझसे समझते हैं। देखिए, ऑथर का बोलना यह है कि सिर्फ कोविड यहाँ पर डेथ कॉज नहीं करता है, कोविड के कारण जो बाकी कोमोर्बिडिटीज है, मतलब जो बाकी डिजीज है, ये भी कहीं ना कहीं डेथ कॉज करती है, बिकॉज वो इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। अगर आप देखेंगे कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होती है, या फिर ब्लड शुगर लेवल का इशू होता है, हो सकता है कि कोविड के कारण उनकी डेथ ना हुई हो, बट कोविड के कारण ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई, उसके कारण उनकी हो गई डेथ। ठीक है, अब यहाँ पर इनका डेथ यहाँ पर कोविड की तरह ही कंसीडर करना होगा, बिकॉज ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कोविड के कारण ही इंक्रीज हुई है, एंड दीज आर टोटली अनटाइमली डेथ्स। ठीक है, इसी चीज को लिए आपको यहाँ पर कोविड की तरह इसको कंसीडर करना होगा, ऐसा ऑथर का कहना है। यहाँ तक कि बोला गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो नेगेटिव टेस्ट करने के बाद उनकी डेथ हो गई है, और बाद में मतलब मालूम चला कि वो कोविड पॉजिटिव थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगेन, यहाँ पर ये दोनों चीजें ऐसी हैं, दोनों सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल कंडीशंस में कोविड के अगेंस्ट जो डेथ होनी चाहिए, मतलब कोविड के अगेंस्ट जो डेथ हो रही थी वो ना हो करके डेथ का कॉज कुछ और है, बट एक्चुअली डेथ कोविड ही कर रहा है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट यहाँ पर एंटर करता है, और कोर्ट ये बोलता है कि देखिए, एक पर्टिकुलर पर्सन मान लीजिए किसी दिन भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और पॉजिटिव जब तक वो रहता है उसके अगले 30 दिनों के बीच में अगर उसकी किसी भी कंडीशन के कारण डेथ होती है, जो कि क्लिनिकली ये शो हो जाता है कि उसकी डेथ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के कारण हुई है जो कि कोविड कॉज कर सकता है, तो उसे वो एक्स ग्रेटिया अमाउंट पे किया जाएगा, मतलब वो कंपनसेशन अमाउंट उसे दिया जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं। एक पर्सन मान लीजिए जिसको कोविड है, ठीक है, कोविड अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं और अगले 30 दिनों के अंदर उनका किसी भी ऐसे कारण से डेथ होता है जो कि उस कोविड के एक जो लक्षण है, मतलब जो कोविड का जो इन्फेक्शन है उसे कारण वो डेथ हुई है, तो उसको अमाउंट पे किया जाएगा। अगर ऑब्वियसली अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई किसी भी टाइप का और है, तो उस टाइम उनको ये पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोविड के किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के कारण उनके अगले 30 दिनों के अंदर डेथ होती है पॉजिटिव होने के बाद, तो उनको वो अमाउंट पे किया जाएगा। ना इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर किसी पर्सन को ये पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वो अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर नहीं दिया गया है, डायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं वहां पर जाने का पूरी तरीके से अनुमति दी गई है, वहां जाकर वो इस चीज के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। अब जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है उसके अंदर बेंच ने ये भी बोला है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का क्लेम यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, मतलब एक पर्सन मान लीजिए क्लेम किया कि हमारी फैमिली के अंदर एक पर्सन की डेथ हुई है कोविड के कारण, और उसका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, मतलब सेंटर उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो उस पर्टिकुलर फैमिली को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि उस शॉर्टकमिंग को रेक्टिफाई कर सके कि क्या प्रॉब्लम हुई है, किसी कारण वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। आपको रीजंस बताने होंगे, उसके बाद आपको अगर वो चीज सही होगा तो आपको उसके बदले में उसे पैसे देना होंगे, कंपनसेशन पे करना होगा।
देखिए कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पर देखा गया है कि नंबर ऑफ क्लेम्स जो है बहुत ही लोअर है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ्स। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फैमिली है, मतलब एरियाज है जिसके अंदर टोटल 100 डेथ्स हुई हैं कोविड के कारण, बट लोगों को अभी इस कंपोजिशन अमाउंट के बारे में पता ही नहीं है। तो उसमें से मान लीजिए सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर जो कंपोजिशन अमाउंट है उसको क्लेम किया है, मतलब 80 लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा हमें कोई क्लेम मिल सकता है। तो यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि जो सेंटर के ऑफिशियल्स हैं वहां पर खुद उन्हें डिफरेंट फैमिली के पास जाके उन्हें अप्रोच करना होगा, उन्हें रीच आउट करना होगा और तब जाके उन्हें वो पर्टिकुलर पैसे देने होंगे। मतलब आप एक भी पर्सन को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, हर एक पर्सन को आपको कंपनसेशन अमाउंट देना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा स्टेट से उन्होंने एश्योरेंस लिया है, कोर्ट ने यहाँ पर एश्योरेंस लिया है कि जो डिफरेंट मतलब जो पैसे जो दिए जाने थे उसको आपने, मतलब देखिए स्टेट बोल रही है कि हमने उसको मतलब स्टार्ट कर दिया उस चीज को करना, बट कोर्ट का कहना है आपने स्टार्ट कर दिया, दैट इज गुड, बट आपको जल्दी से जल्दी उसको एज अर्ली एज पॉसिबल सारा का सारा पैसा जितने भी विक्टिम्स हैं उन सबको वहां पर प्रोवाइड करना होगा। सिग्निफिकेंटली ये भी बोला गया है कि किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो उसका एक प्रॉपर रीजन को डिस्क्लोज किया जाएगा कि एक्जैक्टली किस रीजन के कारण उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, ताकि वो जो एप्लीकेंट है उस पर्टिकुलर रीजन को पूरी तरीके से रेक्टिफाई कर सके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस पर्टिकुलर कंपनसेशन को ले सके। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कोर्ट ने एक डिसीजन यहाँ पे और लिया है। अब देखेंगे तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है और स्टेट लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन सी होती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड एज सालसा, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड एज डालसा। ठीक है, तो सालसा और डालसा दोनों को यहाँ पर बोला गया है कि दोनों को यहाँ पर ये चीज इंश्योर करना है कि जितने भी फैमिलीज हैं जो कि कोविड से अफेक्टेड है उनको कंपनसेशन अमाउंट मिलना चाहिए, और कोई भी पर्सन कोविड जिसको कोविड अमाउंट नहीं मिलता है तो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर उसको मतलब जाकर अपील करने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ये है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिसीजंस लिए, काफी कुछ किया है। आपने देखा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर काफी सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जितने भी कोविड से अफेक्टेड लोग हैं उन सबको प्रॉपर कंपनसेशन अमाउंट मिले, ताकि वो अपनी फैमिली को एक नए तरीके से स्टार्ट कर सके, ताकि बहुत सारे लोगों का जो लाइवलीहुड है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है उस चीज को यहाँ पर फिर से रिकपरेट किया जाए, फिर से स्टार्ट किया जाए। तो आई होप आपको सेकंड टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, इट इज अबाउट द लर्निंग क्राइसिस इन स्कूल्स। नाउ बिफोर दैट देखिए एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कोविड यहाँ पर है, कोविड ने यहाँ पर सिर्फ हेल्थ के पर्सपेक्टिव में हमें अफेक्ट नहीं किया है, कोविड ने यहाँ पर हमें मेंटल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे यहाँ पर ऑलरेडी मतलब मतलब वो क्या अफेक्ट किया हुआ है। उसमें से एक जो है वो है दैट इज स्कूल्स। स्कूल्स के अंदर जो क्राइसिस है ना वो दैट इज मच मोर देन हेल्थ। मतलब हेल्थ के अंदर तो चलो ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम 1 साल के बाद 2 साल के बाद इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, बट द पॉइंट इज कि बच्चों के ऊपर जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है उसका प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज हो गया है। आई गेस आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले लेट्स एनालाइज के एक कंसेप्ट किया था जिसके अंदर हमने ये देखने की कोशिश की थी कि जो बच्चे हैं उसके ऊपर कोविड का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हेल्थ के अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट जो पड़ रहे हैं एजुकेशन के बेसिस पे, मेंटल हेल्थ में जो डिफरेंट डिजीज के आउटब्रेक्स है उसके ऊपर। तो आई होप आपने वो पर्टिकुलर वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हैं। अब देखिए, अब जो देखिए 2 साल हो गए कोविड को ऑलमोस्ट, और इस चीज में अगर आपने ये चीज देखा कि क्लासरूम के अंदर जो अफेक्टेड है लोग है सबसे ज्यादा है, बिकॉज इंडिया के अंदर सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में से एक था, और इंडिया के अंदर जो स्कूल्स बंद हुए थे वो अभी तक ऑलमोस्ट बंद है, मतलब पिछले 2 साल से स्कूल जो है पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुए। इसके कारण क्या हुआ है, डिजिटल लर्निंग यहां पर आने की कोशिश तो कर रहा है, बट जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, जितने पुअर्स लोग हैं, वो ऑब्वियसली पूरी तरीके से स्कूल मतलब रूम से बाहर हो गए हैं, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस डिजिटल एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक्सेस ना करने के कारण मतलब ना होने के कारण उनका जो एजुकेशन है, उनका जो लर्निंग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रुक चुका है, पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब देखिए, एक होता है ऑनलाइन क्लास, एक होता है ऑफलाइन क्लास। देखिए ऑफलाइन क्लास का मतलब होता है जहां पर टीचर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होती है, फ्रेंड्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, फ्रेंड के साथ मतलब डायरेक्टली बातचीत होती है, सोशल कैपेबिलिटीज यहां पर बढ़ती है, लोगों की मेंटल कैपेबिलिटीज बढ़ती है यहां पर। ठीक है, स्ट्रेस आउट होता है, हर चीज होता है। एक ऑनलाइन क्लास जो है इट कैन नेवर रिप्लेस द ऑफलाइन क्लास, आपको ध्यान रखना है। जो ऑनलाइन क्लासेस है दे हैव स्ट्रगल टू रिप्लेस द एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी ऑफ अ फिजिकल क्लासरूम। ऑफलाइन क्लास को कभी भी यहां पर रिप्लेस कर ही नहीं सकती। इसके कारण क्या हुआ है, इंडिया के अंदर एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली एक लर्निंग क्राइसिस चल रही है। जो अभी के जो बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर चल रहे हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनको यहाँ पर प्रॉपर लर्निंग फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब देखिए 2021 के अंदर जनवरी के अंदर एक स्टडी हुआ था जहां पर यह पाया गया कि जो बच्चे हैं उनके अंदर सिर्फ यहाँ पर लर्निंग लॉस नहीं हो रहा है, बट साथ ही साथ उनकी जो फाउंडेशनल एबिलिटीज है, कुछ पढ़ने की, कुछ रीड आउट करने की, जो पढ़ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने की, और यहाँ तक कि छोटे छोटे सम्स करने की, ये हर चीज यहाँ पे अफेक्ट होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जो बच्चे जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए एक दूसरी रिपोर्ट आती है जहां पर यह मालूम चलता है कि जो गुजरात के क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो मतलब उनमें से कोई भी बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो खुद के दम पर यहां पर आगे पास हो पाए। माना जा रहा है कि वहां पर 90% से ज्यादा लोगों को यहां पर ग्रेस मार्क्स देने पड़े। ग्रेस मार्क्स का मतलब क्या है, उनको पास करने के लिए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देने पड़े, तब जाकर वो 11th क्लास में पहुंचे हैं। अब सोचिए 10th क्लास इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्कूलिंग लाइफ, राइट। 10th क्लास कितना इंपॉर्टेंट होता है आप जानते हैं, उसका 11th क्लास एंड 12th क्लास के फाउंडेशन बनाता है जो आपका क्लास 10th है।
अब सोचिए 10th क्लास में अगर आप बड़ी मुश्किल से ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं तो 11th क्लास और 12th क्लास में जो चैलेंजेस है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे 11th और 12th क्लास में जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स है और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। अब देखिए, अगर आप मतलब एक्सपर्ट्स की बात मानेंगे तो डेफिसिट जो है इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्राइमरी स्कूल्स बट इट इज बीइंग शोइंग इन हायर क्लासेस आल्सो। अब यहाँ देखिए एग्जांपल यहाँ पे क्लास 10th का है। 10th क्लास एक प्राइमरी स्कूल नहीं होता है। प्राइमरी स्कूल आप 6th क्लास तक मान सकते हैं बट 6 से ऊपर जो होती है सारी की सारी सेकेंडरी स्कूल्स होती हैं एंड 10th क्लास इज डेफिनेटली सेकेंडरी स्कूल। सोचिए सिर्फ यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनका यहाँ पे लर्निंग क्राइसिस नहीं आ रहा है बट जो बड़े बच्चे हैं जो 10th 11th 12th वाले बच्चे हैं उनका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लर्निंग क्राइसिस आना स्टार्ट हो गया है और जो प्रॉब्लम्स है वहां पर भी होनी स्टार्ट हो गई। आपने प्रथम एनजीओ के बारे में सुना होगा, राइट? प्रथम एनजीओ देखिए एक ऐसे एनजीओ है जो कि एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसे कहते हैं एसर रिपोर्ट। देखिए एसर रिपोर्ट हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको उस पर्सपेक्टिव में भी इसको ध्यान रखना है। एसर का फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये इंडिया का ऐसा रिपोर्ट निकलता है। देखिए मार्च 2021 के अंदर उसने कर्नाटक के अंदर एक स्टडी किया और उसके अंदर ये पाया गया कि जो क्लास 8 के स्टूडेंट है जब उन्हें क्लास 3rd की एक बुक पढ़ने को दी गई, मतलब समझ रहे हैं 8वीं क्लास के बच्चों को 3rd क्लास की मतलब बच्चों की एक इंग्लिश की बुक जो पढ़ने को दी गई तो सिर्फ 66% बच्चे ही उस चीज को पढ़ पाए और अराउंड 34% बच्चे जो हैं वो 8th क्लास में हैं बट वो 3rd क्लास की बुक को पढ़ भी नहीं पा रहे। सोचिए सिर्फ रीड नहीं कर पा रहे, मतलब दे आर नॉट इवन एबल टू रीड एंड राइट। 8th क्लास के बच्चे, ठीक है? अभी आप इस चीज को समझ रहे हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा ग्रेव है। देखिए सिचुएशन हमारी पहले बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर आप प्री पैंडेमिक लेवल पे जाएंगे तो हमारे 70% बच्चे ऐसे थे जो कि एटलीस्ट उस चीज को रीड एंड राइट कर पा रहे थे, मतलब 8th क्लास के बच्चे जो 3rd क्लास की बुक को पढ़ पा रहे थे बट वो चीज अब और ज्यादा डिक्रीज हो गई है। देखिए पहले अगर 70 लोग एटलीस्ट पढ़ तो रहे थे, अब ये रिड्यूस होकर 66 पे आ चुका है। अब सिर्फ 66 लोग ही हैं जो हर 100 में से जो कि इन चीजों को पढ़ पा रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम यहां पर और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ग्रेव प्रॉब्लम्स और ऑलरेडी हमारे सामने है। प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आएंगी बात की बात है बट प्रॉब्लम्स अभी के टाइम में ऑलरेडी हमें हैं और अगर इन्हें प्रॉब्लम को अभी कभी रोका नहीं गया, इन्हें अभी अरेस्ट नहीं किया गया तो ये जो हमारी लर्निंग है उसको और ज्यादा स्लाइड कर देंगे और ज्यादा रिड्यूस कर देंगे। इसके कारण क्या होगा, बहुत सारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको ग्रेव कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। आगे जाकर सोचिए अगर एक 8th क्लास का बच्चा 3rd क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा है, वो 10th क्लास में जाएगा, अगर उसने प्रॉपर्ली लर्निंग को बहुत सीरियस लेकर मतलब आगे जाकर प्रॉपर्ली नहीं किया, 11th 12th उसने सही से नहीं कर पाया तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा वो ऑल्दो उसने अपने क्लासेस कंप्लीट किए होंगे बट आपको लगता है कि उसके पास कोई भी नॉलेज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट? हमें यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन नहीं देना है, हमें यहाँ पर एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग देना है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज देना है ताकि उस पर्टिकुलर लर्निंग और नॉलेज को यूज करके आगे जाकर वो पर्सन जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर मतलब के लिए कुछ काम कर सके, अपने खुद की लाइवलीहुड के लिए कुछ काम कर सके और डिफरेंट इनोवेशंस इन्वेंशंस वो सब कर सके। बट यहाँ पर जितने भी फ्यूचर इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर जो लर्निंग है, बेसिक जो लर्निंग है, जो फाउंडेशन लर्निंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। अब देखिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है उसका एक चीज तो फाइनल है, एक चीज फाइनल है कि 3rd वेव देखिए ऑलरेडी आ चुका है। 3rd वेव ऑलमोस्ट आई मीन ओमिक्रॉन आ चुका है, आप उसे 3rd वेव भी समझ सकते हैं। और अभी के टाइम में स्कूल्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स खुल तो रही हैं बट दे कैन नॉट गो बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए एक पर्टिकुलर मतलब क्लासेस का टाइम होता था, फर्स्ट मतलब होता था यहाँ पर 3 महीनों का बच्चों को प्रॉपर्ली एजुकेशन दिया जाता था, उसके बाद एक समर ब्रेक होता था, राइट? एक समर ब्रेक मान सकते हैं आप। एक समर ब्रेक के बाद जब बच्चे फिर से आते थे तो फिर से जहां पर ये चीजें छूटी होती थी ना वहीं से चीजों को स्टार्ट किया था, आपको ध्यान होगा, राइट? उसके बाद विंटर ब्रेक्स आता था और विंटर ब्रेक्स के बाद फिर से जहां पर चीजें छूटी है वहीं से स्टार्ट किया जाता था। बट अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए फिर से अगर इस चीज का हम यहाँ पर बनाए तो मान लीजिए कि पहले जो स्कूलिंग चल रही थी, ठीक है, बीच में कोविड आ गया। अब कोविड यहाँ पे 2 साल का टर्म लेकर आया है जिसके बीच में प्रॉपर्ली रेगुलर स्कूल नहीं चली है, तो जहां पर हम छोड़े थे ना वहां से हम चीज को फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से स्टार्ट करना होगा, फिर से चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना होगा बिकॉज जो हमारी प्रायोरिटीज है वो चेंज हो चुकी है, हमारी जो स्टेक होल्डर्स थे वो चेंज हो गए हैं। बिकॉज देखिए एक चीज तो हमें माननी होगी, जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं जो क्लासरूम के अंदर अभी आ रहे हैं ना उनके स्किल्स उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के होने चाहिए थे। उनके स्किल्स कहीं ना कहीं काफी डिमिनिश हो गए हैं, काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुके हैं। इसलिए सिलेबस का जो कंसेप्ट है उसको फिलहाल के लिए साइड रखना होगा। बिकॉज देखिए एक पर्टिकुलर बुक के अंदर 10 चैप्टर है तो क्या होगा, सीबीएसई बहुत होगा तो चेंज करके उसको 6 चैप्टर कर देगी और बोलेगी कि सिलेबस चेंज हो गया है। बट द पॉइंट इज कि व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 4 चैप्टर्स? ठीक है, वो 4 चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट थे तभी उनको उस बुक के अंदर एंटर किया गया था। सिलेबस कम करना इज नॉट द सॉल्यूशन। यहां पर ऑथर का कहना यह है कि सिलेबस को साइड रखकर आपको फिर से पहली बात तो उन 2 साल के अंदर जो लर्निंग आउटकम्स जो पूरी तरीके से अफेक्ट हो गए उस चीज को यहां पर सॉल्व करना होगा। जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, यहां पर उनको फिर से रिसेट के मोड में जाना होगा जहां पर फिर से एक बार जो मतलब बच्चों को फिर से उस इंटरेस्ट के अंदर लेके आना होगा, फिर से उनको वो चीजें पढ़ानी होगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्हें यहां पर फिर से अंडरलाइन करना होगा। ऐसे बच्चे जो कि इस पर्टिकुलर लॉसेस को यहां पर ऑलरेडी काफी दिनों से रिकूप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हेल्प करनी होगी ताकि वो फिर से अपनी लर्निंग के ट्रैक के ऊपर वापस आ सके।
देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज इंश्योर करना होगा, एक चीज ये इंश्योर करना होगा कि जो जो हमारी ये लर्निंग की जर्नी हुई है, जो बच्चों के लिए जो जर्नी थी, ये सिर्फ इंटरप्ट हुई है। ये कोविड ने इसे इंटरप्ट कर दिया है, कोविड इसे डिरेल नहीं कर सकता है। कोविड ने अगर इसे डिरेल कर दिया तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज बच्चों का जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इस एजुकेशन को हम पूरी तरीके से बंद नहीं होने दे सकते। यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा कि ये सिर्फ एक इंटरप्ट हुई है और ये बहुत ही शॉर्ट इंटरप्शन है। हो सकता है देखिए, जैसे कोविड खत्म हो, इसे हमें फिर से यहाँ पर रिवाइव करना होगा और लर्निंग को फिर से उसी लेवल पे लेके जाना होगा जैसा ये पहले हुआ करता था। ठीक है, अब इसके लिए ऑथर एक चीज बोलते हैं कि जो ब्रिजेस कोर्सेज होते हैं, जो ब्रिज कोर्सेज होते हैं, इसका मतलब है कि दो पर्टिकुलर जो स्कूलिंग होती है उसके बीच का जो कोर्सेज होता है, जैसे मान लीजिए 8th क्लास है और 9th क्लास है। ठीक है, उन दोनों, मान लीजिए कोई बच्चा जिसने 8th क्लास कंप्लीट किया और उसे बहुत अच्छे से समझ नहीं आया और वो 9th क्लास में जाने से पहले एक टाइप का ट्यूशन लेता है। ठीक है, उसे कहते हैं ब्रिज कोर्सेज, कि उसे प्रॉपर्ली 8th क्लास प्रॉपर्ली समझ आ जाए और उसके बाद 9th की उसे फाउंडेशन समझ आ जाए, तो इसे कहते हैं छोटे छोटे ब्रिज कोर्सेज। तो पहली बात तो बोल रहा है कि शॉर्ट एंड इंटेंस ब्रिज कोर्सेज होने चाहिए। मतलब जो बच्चे यहाँ पर जिन्होंने जो क्लासेस वगैरह स्किप किए हैं या फिर जिनको प्रमोट करके पास कराया गया है, पहली बात तो उन्हें कंप्लीट कराना चाहिए, वो पर्टिकुलर कोर्सेज को प्रॉपर्ली उन्हें सिखाना चाहिए। बट दैट इज नॉट इनफ। हमें अगले 10 महीनों तक हर चीज को साइड करके उन्हें जितनी भी चीजें उनकी छूट गई है ना, उन्हें ब्रिज करने की कोशिश करनी चाहिए हर चीज को। यहां पर शॉर्ट ब्रिज कोर्सेज से काम नहीं चलेगा, यहां पर हमें लॉन्ग ब्रिज कोर्सेज करने होंगे। ठीक है, ये चीज आप पहली चीज समझ गए। सेकंड चीज देखिए, जितने भी टीचर्स हैं वहां पर आपको कहीं ना कहीं उन्हें फ्रीडम देना होगा ताकि वो बच्चों को अपने तरीकों से पढ़ा सके, डिफरेंट लेवल से पढ़ा सके, एक क्लासरूम के अंदर ही बट अलग अलग तरीकों से। ठीक है, देखिए एक क्लास के अंदर जो बच्चे बैठते हैं ना, सबके सब सेम लेवल ऑफ मतलब सेम लेवल ऑफ एजुकेशन के नहीं होते। कुछ लोग पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर आपको दोनों को साथ लेके चलने की जरूरत है। यहाँ पर आप सिर्फ एक को साथ लेके चल नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाट आई मीन बाय कि सेम क्लासरूम के अंदर डिफरेंट लेवल से पढ़ाना होगा। ठीक है, बट दैट इज ओनली पॉसिबल जब गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट की जो एजुकेशन ब्यूरोक्रेसी है सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देखिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 10th क्लास के अंदर हमारा सिलेबस 10 चैप्टर से इंक्लूड होकर, मतलब चेंज होकर 6 चैप्टर पे आ गया है। बट द पॉइंट इज कि अगर बोल दिया तो स्कूल तो कुछ कर ही नहीं सकती ना। यहाँ पर तो स्कूल को इस चीज को मानना ही होगा कि ठीक है, जो 6 चैप्टर है हम उसी चीज को प्रॉपर्ली वो कराएंगे। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म सिलेबस गोल्स है उस पर हमें ध्यान देना होगा। हमें फोकस इस बात पे नहीं करना है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हमें फोकस इस बात पे करना है कि जो 2 साल से जो लर्निंग आउटकम के अंदर जो क्राइसिस आया हुआ है, उस चीज को हम सॉल्व कर सकें, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, वो हमारा मेन एम होना चाहिए कहीं ना कहीं। और वो पॉसिबल तभी होगा जब जो ये पावर होगा ना, जो एकेडमिक डिसीजंस को होने का, वो सेंटर के पास नहीं होगा, वो स्कूल्स एंड टीचर्स के पास होगा। बिकॉज स्कूल्स एंड टीचर्स वो लोग हैं जो कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाके देख रहे हैं कि बच्चों को कितना लॉस हुआ है और उसके हिसाब से वो डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा ऑथर के द्वारा बोला गया है कि एटलीस्ट 1 से 2 सालों के लिए चीजों को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और स्कूल्स एंड टीचर्स को ये चीज डिसाइड करने देना चाहिए ऑन द बेसिस की जो बच्चे हैं उनका लर्निंग आउटकम अभी क्या है पिछले 2 साल से। एक टाइप का रेमेडियल लर्निंग की तरह कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ गई हैं उसे एक रेमेडी, उसे सॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हो। स्पेशली ऐसे बच्चे जो काफी ज्यादा वीक है, उसे आप फिर से यहाँ पर रिकूपरेट कराने की कोशिश कर रहे हो, फिर से उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, 2 साल के बाद अगर बच्चे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगातार एजुकेशन से टच में हो। बहुत सारे जो बहुत सारे गरीब लोग होंगे, जो बहुत सारे पुअर लोग होंगे, उनका तो एजुकेशन पूरी तरीके से बंद ही हो गया होगा। सोचिए, वो लोग अगर वापस आएंगे और उन्हें ऐसा होगा कि अचानक से उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाए कि ये भी कंप्लीट करो, ये भी कंप्लीट करो, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें इंश्योर करना है कि कॉन्फिडेंस ब्रेक ना हो, उन्हें चीजों को फिर से यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट कराना है, फिर से उन्हें बिल्कुल बेसिक से समझाना है ताकि उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर ब्रेक ना हो, वो चीजें फिर से वो जीरो से समझ सके। ठीक है, चीजों को मतलब वो उन्हें जब वो वापस आए तो उन्हें हर चीज प्रॉपर्ली समझ आए और ये उनको कॉन्फिडेंस के वो मोरल बूस्टर देगा, ना कि उन्हें कॉन्फिडेंस को ब्रेक करेगा। फाइनली गवर्नमेंट को यहाँ पर ये चीज इंश्योर करना होगा कि अब स्कूल्स ओपन रहेंगी। स्कूल को यहाँ पर आपको बंद नहीं करना है, आपको स्कूल क्लोजर का जो है ना लास्ट ऑप्शन की तरह रखना है कि अगर ओमिक्रॉन बिल्कुल नहीं रुक रहा है तभी आप इस चीज को बंद रखो, नहीं तो स्कूल्स को आप ओपन रखिए। देखिए, अगर कोविड यहां पर होगा या फिर कोविड नहीं होगा, दोनों ही केसेस में अभी एक चीज जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपैरेटिव है, दैट इज लर्निंग। अगर बच्चे यहां पर एजुकेशन प्रॉपर्ली लेंगे, बच्चों को लर्निंग यहां पर इंटरप्ट नहीं होगा ना, तभी जाकर हमारे जो हम लगातार बोलते रहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का एक ही कंसेप्ट है, दैट इज हमारे लर्निंग को यहां पर पूरी तरीके से अनइंटरप्टेड रखना। अगर हमारी लर्निंग यहां पर बिल्कुल सही से नॉर्मली चलती रहेगी, हर एक बच्चा यहां पर प्रॉपर्ली वो करेगा, ठीक है, एजुकेशन लेगा, तो हमारा कंट्री जो है लिटरली आगे जाकर ग्रेट बन सकता है। ठीक है, एंड ये थे हमारे तीनों एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों एडिटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे और आपके अगर कुछ भी व्यू पॉइंट्स होंगे तो आप उन्हें कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके बारे में आगे भी और डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।